दुनिया में चोरी की अनगिनत दास्तान, अनगिनत कहानियां हैं, बहुत सारे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां हैं, बहुत सारी हैरान कर देने वाली कहानियां हैं। लेकिन आज की जो कहानी है, उस कहानी में जो चोर है और फिर चोरी के बाद जो होता है, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसी कभी कहीं कहानी सुनी या फिर किसी को सुनाई। 1993 की बात है। कहानी की सरजमीन है नेपाल का काठमांडू, जो राजधानी है उनकी। 1993 मुझे याद है कि तब पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी और सुरक्षा एयरपोर्ट पे भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि तब शायद टेररिज्म अपने पीक पे नहीं था, 9/11 हुआ नहीं था। 9/11 के बाद ही लोगों ने ये जाना कि एयरपोर्ट और जो प्लेन है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है किसी टेररिस्ट अटैक के लिए। और नेपाल वैसे भी बड़ा, इस मामलों में माओवादियों का छोड़ दूँ तो अपना पीसफुल, दुनिया भर के सैलानी टूरिस्ट वहाँ घूमने आते और कैसीनो में जुआ खेलते। अपने इंडिया के आसपास के करीबी सबसे जो है देश नेपाल ही है। बहुत सारे इंडियन भी जाते हैं वहाँ कैसीनो में। मुझे नेपाल के कई कैसीनो को देखने का मौका मिला है। तो वहाँ के सबसे बड़े कैसीनो में से एक कैसीनो, उसका नाम था रॉयल कैसीनो। बहुत सारे लोग यहाँ खेलने के लिए आते थे, लेकिन इन सब का भी एक सीज़न होता है। जैसे क्रिसमस, न्यू ईयर, ऐसे मौक़ों पर लोग बड़ी तादाद में आते हैं कैसीनो में। तो सबसे ज़्यादा जुआ खेलने के लिए सबसे ज़्यादा कमाई उसी दौर में होती है। मतलब कई 100 करोड़ रुपए, वो भी फॉरेन करेंसी में, डॉलर वॉलर में वहाँ ज़्यादा खेल होता है, क्योंकि नेपाली करेंसी की वैसे चूँकि वैल्यू नहीं है बाहर में, तो आमतौर पर जो डॉलर है उसी की मान्यता है, उसी में वहाँ पर उस कैसीनो में आप जाइए और खेलिए, एक्सचेंज कीजिए अपना करेंसी डॉलर में। तो इस कैसीनो की इस कमाई के बारे में कुछ चोरों को पता चला, और उन्हें यह भी पता चला कि इस कैसीनो में सबसे ज़्यादा पैसे कब होते हैं। उन्हें यह भी पता चला कि इस कैसीनो की कमाई के पैसे कितने दिन में या कितने घंटे में बैंक तक पहुंचा दिए जाते हैं। अब बैंक में जाकर लूटना मुश्किल है। तो जब ये सारी चीज़ें पता चली तो उन्होंने कहा कि हमें तब इस कैसीनो को लूटना है जब सारे पैसे इस कैसीनो के अंदर हों और बैंक ना जाए। और ऐसे कौन कौन से मौके हैं जब कैसीनो के अंदर वो पैसा कुछ दिनों तक रखा हो। तो पता चला न्यू ईयर, 31 दिसंबर की नाइट सबसे ज़्यादा भीड़, सबसे ज़्यादा कमाई। उसके बाद 1 जनवरी को छुट्टी, बैंक बंद। तो अगले दिन भी सारे पैसे उसी कैसीनो के में एक बेसमेंट है, और उस बेसमेंट में एक तिजोरी है, और उस तिजोरी में सारे पैसे रखे जाते हैं। यानी 24 घंटे हैं चोरों के पास उस कैसीनो में जाकर चोरी करने के लिए। अब ये बेसिक जानकारी सारी इकट्ठा हो गई। अब प्लान को ज़मीन पर उतारना था। 1993 जून का महीना, 6 चोर काठमांडू पहुंचते हैं। काठमांडू जाने के बाद उन्हें मालूम है कि उनका शिकार कौन सा कैसीनो है। उसी रॉयल कैसीनो के पास अब वो एक रिहायशी घर ढूंढते हैं किराए पे, पर घर ऐसा हो कि थोड़ा आलीशान, पता चले कि इस घर में रहने वाले लोग रईस हैं, अमीर हैं। इत्तेफाक से एक बंगला खाली था। उन्होंने बंगले का किराया पूछा, जितना किराया था उन्होंने उससे ज़्यादा ही दे दिया, मोल तोल कुछ किया नहीं। बंगले वाला भी खुश, उसने कहा चलो इतने पैसे मिल रहे हैं। 6 लोग थे ये, 6 के 6 को वो बंगला किराए पर दे दिया गया। अब ये 6 वहीं अपना बंगले में रहते, पार्टी करते, शाम को घूमते, इधर उधर जाते, बाकी कैसीनो में जुआ खेलते, लेकिन उस कैसीनो में नहीं जाते जहाँ इनको जाना था। उससे पहले धीरे धीरे वक्त बीता। अब जानबूझकर उस कैसीनो में इनमें से कोई नहीं गया था, लेकिन इनकी सारी नज़र उस कैसीनो की हर गतिविधियों पर रहती थी। इन्होंने पता करना शुरू किया कि उस कैसीनो में कितने स्टाफ हैं, कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर। अब जो साजिश का पहला चरण था, फर्स्ट फेज प्लानिंग के इनके, वो ये था कि कैसीनो के इस स्टाफ से दोस्ती करो। और दोस्ती ऐसी कि उन्हें पता ही नहीं कि उसके इस कैसीनो से कोई मतलब भी है, लेकिन दोस्ती ऐसे भी कि दिखाओ कि हम कितने रईस लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं, अय्याश लोग हैं, पैसे खर्च करने आए, बेपनाह पैसे हमारे पास। अब इन्होंने एक एक कर उस कैसीनो के स्टाफ को अपने बंगले पर बुलाकर दावत देनी शुरू कर दी।
जैसे ऐसे गए, उनको पता सब कुछ नज़र रखे हुए हैं, कौन कहाँ रहता है, क्या करता है। अब कहीं सिगरेट पीते हुए कहीं कैसीनो के बाहर कोई टकरा गया, हाय हेलो हुआ, बोला आप हमें अच्छे लगे, आइए कभी हमारे पास। अब वो सब भी मुलाजिम, एक मुश्त, एक बंधा हुआ तनख्वाह उनकी। उन्होंने कहा चलो अच्छे लोग। तो एक एक करके स्टाफ घर आते, उनको महंगी महंगी शराब पिलाते, अच्छा खाना खिलाते और जाते आते कुछ गिफ्ट भी देते, और बदले में कुछ नहीं, बस ये कि दोस्ती है, वो भी खुश। ऐसे करके उन्होंने अलग अलग वक्त में अलग अलग कैसीनो के स्टाफ को अपने बुलाना शुरू किया। लेकिन सबसे एक बात कही, उन्होंने कहा देखो हमारे पास पैसे वैसे बहुत हैं, माहौल ठीक नहीं है, तो आपको मैं दावत देता हूँ, पार्टी देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ, इसके बारे में प्लीज़ आप बाहर किसी को मत बताना, क्योंकि ये हमारे लिए अनजान देश है, कुछ भी हो सकता है। अब उधर स्टाफ की भी मजबूरी कि वो क्यों बताए कि मैं एक जगह पार्टी करने गया और मुझे ऐसे ऐसे गिफ्ट मिल रहा है, तो वो भी, उसका भी मतलब पूरा हो गया, वो भी खामोश। और इसी खामोशी का फ़ायदा उठाकर धीरे धीरे उन्होंने जितने मेन स्टाफ थे उन सबको अलग अलग मौक़ों पर घर बुलाया, उनसे दोस्ती की, पार्टी की, गिफ्ट दिया, एक तरह से उनका भरोसा जीत लिया। और उन्हें भी ये पता है कि यार ये बुलाता है, खिलाता पिलाता है, गिफ्ट देता है, और हमसे कोई काम तो कराता नहीं, ना पूछता है, ना कोई जानकारी। और ये लोग कैसीनो के बारे में कोई बात नहीं करते, बल्कि जो स्टाफ आता अगर वो बताना भी चाहता तो ये कहते हैं हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीता, कैसीनो के सारे स्टाफ के साथ इनकी ठीक ठाक दोस्ती हो गई। आधी जानकारी कैसीनो के बारे में पहली मिली। अब दूसरा फेज़ ये था कि कैसीनो की इनसाइड पूरी जानकारी ली जाए। अब इनसाइड जानकारी लेने के लिए क्या, तो अंदर जाना पड़ेगा। पहले स्टाफ का भरोसा जीता, कुछ दिन का गैप रखा, फिर उसके बाद ये कैसीनो में दाखिल हुए और जाके यूं ही नॉर्मल खेला। 6 लोग थे, 1-2 लाख रुपए जीते, 1-2 लाख रुपए हारे। अब वहाँ स्टाफ सब देख रहा और पहचान रहा, कि ये तो वही लोग हैं, इन्होंने भी मुस्कुराया, हाय हेलो हुआ, लेकिन बहुत नॉर्मल आकर खेले। हारे तो कोई बात नहीं, उठ के चले गए, और जीते तो वो पैसा जो है उन्होंने वहीं स्टाफ में बांट दिया। अब स्टाफ को भी लगा इतने अमीर लोग हैं यार, इनके लिए 1-2-3 लाख रुपए क्या बात है। जीत की रकम इन्होंने उड़ा दी, या तो कहा कि मेरी तरफ से खाना, मेरी तरफ से ड्रिंक। अब लेकिन इस दौरान में उन्होंने अंदर आकर कैसीनो की एक एक करके सारी जानकारी हासिल करनी शुरू की। मैनेजर कहाँ बैठता है, इनका तिजोरी कहाँ है। फिर उन्होंने बताया, मैनेजर से धीरे धीरे भी दोस्ती की कि हम भी यहाँ हैं, सुना नेपाल सेफ़ नहीं है, तो आप लोगों को तो और ख़तरा है, यहाँ पे तो आप गनर और ये सब रखते नहीं है। तो उसने बताया नहीं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड हैं हमारे पास, हथियार भी है, लेकिन हमारा सेफ़ है वो सब कुछ। तो बातें करके भरोसे में ले लेकर सबसे जानकारी उन्होंने हासिल करनी शुरू कर दी। इन सारी चीज़ों में करीब 5 महीने बीत गए। इस दौरान में हुआ ये कि जिस बंगले में ये चारों किराए पर रहते थे, उस बंगले के बराबर में एक खाली प्लॉट था। उस प्लॉट पे एक कमरा बना हुआ था, और उस एक कमरे में एक अकेला नौजवान रहता था। उसका नाम था सतपाल। सतपाल जिस प्लॉट पर रहता था, उस प्लॉट की कीमत काफ़ी थी, लेकिन उसके फादर के दोस्त की वो प्लॉट थी। ये गांव में रहता था, काठमांडू बुला लिया। अब इसके फादर के दोस्त को ये था कि प्लॉट पे कमरा बनाकर ये रहेगा, ताकि इस प्लॉट पे कोई कभी कब्जा ना कर ले, अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन ना करे। तो उनका भी काम, और इधर ये था कि सतपाल को चलो एक छत मिल गई काठमांडू जैसे शहर में, तो अपना रहता, लेकिन बहुत ही सुस्त, काहिल, काम काज करना उसको शौक़ नहीं। तो उसी प्लॉट में रहता, और इत्तेफाक से उस बंगले के बिल्कुल बराबर में। अब वो वहीं रहता, दिन भर पड़ा रहता। तो अक्सर देखता कि बहुत सारे लोग मेहमान आते थे यहाँ पे, पार्टियाँ चलती, देर रात तक शोर होता है, आवाज़ आती है। फिर उसने देखा कि कुछ रॉयल कैसीनो की गाड़ियाँ भी जो है वो इसके घर पे आती हैं, उसमें स्टाफ आते थे अलग अलग। तो उसने कहा यार बड़े लोग हैं, काश हमारी भी दोस्ती हो जाए, हम पे इनकी नज़र पड़ जाए तो हमें भी कुछ काम दे दें या कुछ हमारी ज़िंदगी पलट दें। लेकिन वो लोग उससे बात नहीं करते थे। उसने कई बार आमने सामने आकर घर के बाहर खड़ा रहता है कि शायद एक नज़र पड़े, पर इग्नोर कर देते थे। इत्तेफाक से एक रात ये सारे नशे में पार्टी कर रहे थे, और इन्होंने अचानक कहा कि बस अब हमारे दिन बदलने वाले हैं, हम सब बहुत अमीर होने वाले हैं। ये बात सतपाल के कान तक पहुंच गई। उसे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये लोग बाहर निकलते नहीं हैं, सिर्फ रॉयल कैसीनो के कुछ स्टाफ आते हैं। तो एक रोज़ फिर इसने कहा कि चलो अब बात करते हैं। वो गया, उसने कहा माफ़ कीजिए, हमने कुछ बातें सुनी आपकी, आप लोग की तकदीर बदलने वाले हैं।
मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे लायक भी कुछ काम हो। तब वो सारे डर गए, उन्हें लगा पता नहीं इसको कहीं प्लान के बारे में पता तो नहीं है। उन्होंने टटोला, उसे कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा प्लान क्या है, हमारी साजिश क्या है। सतपाल को दूर रखा, पर अब उससे हाय हेलो कर लेते। करते करते 6 महीने पूरे हो गए। 31 दिसंबर की रात आई, वो रात जिस रात काठमांडू में सबसे बड़ी चोरी होनी थी। 6 के 6 तैयार। रात के वक्त सभी उस कैसीनो में पहुंचे। चूँकि न्यू ईयर की नाइट थी, बहुत सारे मेहमान गेस्ट आए हुए थे और उसने पता कर रखा था इन्होंने कि आज सबसे ज़्यादा लोग होंगे यहाँ पर। सब अंदर गए। इन सब के हाथ में मिठाइयों का डब्बा था एक। अब चूंकि सारे स्टाफ को लगभग ये पार्टी दे चुके थे घर पे, सब इनको जानता था, तो किसी ने कोई तलाशी, कोई रोक टोक भी नहीं। आइए सर, कई बार खेल के गए। इनकी कोर्ट में कुछ हथियार थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का जो चीफ था वो भी घर पे पार्टी कर चुका था। देखते ही वो भी आओ भगत के लिए तैयार, आइए साहब। अब ये खूब सारे पैसे लेके उस दिन पहुंचे। उसके बाद इन्होंने अपना मिठाई का डब्बा, किसी ने रोका नहीं, टेबल पे बैठे। 6 के 6 अलग अलग टेबल पर बैठकर अब जुआ खेल रहे हैं। जुआ खेलते खेलते अचानक एक ने अनाउंस किया वहाँ से, उसने कहा कि आज न्यू ईयर है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट रात है, खुशियों की रात है, कल से नया साल शुरू होगा, 94 में हम दाखिल होंगे। तो आज यहाँ जितने भी मेहमान हैं उन सब की डिनर एंड ड्रिंक हमारी तरफ से। जलवा पहले ही एक स्टाफ देख चुका था कि ये लोग बहुत पैसे वाले हैं, जीतते हैं तो यहीं लुटा देते हैं। तालियां बजी। करीब 200 से ज़्यादा गेस्ट थे उस वक्त कैसीनो में। उन्होंने कहा वेरी गुड अनाउंसमेंट हो गया। अब लोग और जोश से पीने लगे, खाने लगे कि अब तो पैसे भी नहीं देने। रात के 12:01, 12 बजा, 93 से 94 में दाखिल हो गए। खूब हुड़दंग हुआ, लोगों ने पीना खाना शुरू किया। अब ये था कि सब कुछ फ्री है। अब 12:01 पर जैसी सुई पहुंची, इन्होंने स्टाफ को सारे मिठाई के डब्बे दिए, कहा कि न्यू ईयर है, जश्न है, सबको हमारी तरफ से मिठाई खिलाए। वो जो मिठाई था वो काठमांडू के एक बहुत ही रेपुटेटेड स्वीट शॉप की मिठाई थी। मतलब देख के डब्बा लगा था ये बहुत महंगा है। खुश ये भी था कि सारे स्टाफ भी खाओ। सारे स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, गेस्ट, सबको मिठाइयाँ बांटने जाने लगी। सब ने खाना शुरू किया, झूमते नाचते गाते। मिठाई खाई, उसके 10-5 मिनट के बाद लोग ऊँघना शुरू हुए। कोई धीरे धीरे हाथ में गिलास है, टेबल पे ही लुढ़क रहा है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। और ये 6 के 6 बैठे हुए सबको देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मिठाई ने अपना काम कर दिया, बेहोशी की हालत में लोगों को ला दिया था। अब इन्हें ये भी पता था कि जो नीचे लॉकर है उसकी 2 चाबी है। एक चाबी उस कैसीनो के मैनेजर की जेब में है और दूसरी जो चीफ सिक्योरिटी गार्ड है उसकी जेब में। देखा तो चीफ सिक्योरिटी गार्ड ज़मीन पर बेहोश लुढ़का पड़ा हुआ है। मैनेजर थोड़ी सी होश में था, ऊँघा हुआ। मैनेजर की जेब से चाबी निकाली। सबके कोट के जेब में हथियार थे। अब उसके बाद कुछ ऐसे स्टाफ जो होश में थे, उन्होंने कहा इन सारे मेहमानों को एक हॉल में ले चलो। बराबर में एक हॉल था, सबको हॉल में डाला, दरवाज़ा बंद। उसके बाद 1-2 स्टाफ या 4 स्टाफ को इन्होंने करीब 2-3 या 4 अपने साथ नीचे ले गए, जो इनके पहले मेहमान रहे थे। उन्होंने कहा देखो तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा बुरा, हमारे काम में मदद करो। नीचे ले गए, चाबी से लॉकर खोला। अब उसमें डॉलर ही डॉलर भरे हुए, करीब कहते हैं कि उस वक्त 500 करोड़ इंडियन करेंसी में 500 करोड़ रुपए थे। अब इसको कैसे ले जाएं? तो उसी कैसीनो के बैग रखे हुए थे वहाँ पर, और वो बैग इसलिए थे कि जब कैसीनो में पैसे जमा होते थे तो उन्हीं बैग में डालकर और वो बैंक में ले जाया करते थे। तो बहुत सारे बैग थे। उन्होंने उस पैसे को निकालना शुरू किया, कुछ स्टाफ की मदद से बैग में भरना शुरू किया, करना शुरू किया। करते करते 22 बैग में सारे पैसे भरे। तो उन्होंने 22 बैग भर लिए। अब 22 बैग लेकर ये कैसे जाए? बाहर एक ट्रक पहले से खड़ा था, 22 बैग उस ट्रक में रखा गया। ट्रक में बाहर ये लोग निकलते हैं, बाकी के स्टाफ थे उनको अंदर ही कुछ पैसे देकर बंद कर दिया। अब ये लोग एयरपोर्ट की तरफ,
सीधे ट्रक में एयरपोर्ट पहुंचते और एयरपोर्ट के कार्गो में ट्रक जाता है। पहले से इन्होंने कोरियर बुक कर रखी थी। वहाँ जाते हैं और वहाँ पे भी कार्गो की सारी इनकी सेटिंग थी कि हम कुछ सामान लेंगे, कोई चेकिंग नहीं होगी। और ये 93 मैंने शुरू में आपको कहा, उस वक्त सिक्योरिटी, बॉम्ब, टेररिस्ट, ये सब कुछ नहीं था। स्मगलिंग और ये चीज़ें होती थी, आप मुंह भर दीजिए, रिश्वत दे दीजिए, काम हो जाता था। इन्होंने 22 बैग दिए, कुरियर पहले से ही बुक था। उन्होंने कहा ये रही पर्ची, एडवांस बुकिंग की और ये जाएगा कुरियर। वो एड्रेस दिया कहाँ जाना है। देने के बाद उधर से एक इनको पर्ची मिली और ये पर्ची लेकर अब बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन इस दौरान में इधर इस रॉबरी की खबर, उधर जो कुछ स्टाफ को छोड़ा उसमें एक दो ईमानदार भी था। उसने देखा ये लोग बाहर निकले हैं, वो किसी पिछले दरवाजे से बाहर निकला, शोर मचाना शुरू किया, पुलिस को फ़ोन किया। अब नेपाल पुलिस कैसीनो के बाहर कैसीनो के बाहर पुलिस आई, सारे हालात देखें, लोग बेहोश। पूछा तो बताया कि ट्रक से गए। रास्ते में नेपाल पुलिस ने और लोगों से पता किया कि ट्रक किधर गया, तो पता चला एयरपोर्ट के रूट पर। अब नेपाल पुलिस की टीम एयरपोर्ट पहुंच गई, एयरपोर्ट को घेर लिया। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे तब तक इधर इन चोरों को पता चला कि नेपाल पुलिस आ रही है। इन्होंने बैग कुरियर कर दिया था, सारे निकाल लिए थे। वापस आनन फानन में ये ट्रक पर बैठे, ट्रक को अभी लेके फिर से तेज़ रफ्तार में भागने लगे, झांसा देने के लिए, ताकि पुलिस को लगे कि ये हमें देखकर भाग रहे हैं। अब ये भागते गए और पुलिस पीछा करती गई, लगा कि कहाँ तक भागेंगे, पकड़ लेंगे। तभी ट्रक एक पुल पर पहुँचा, नीचे नदी थी। इन लोगों ने ट्रक को नदी में गिरा दिया। नदी में गिरा, चोर बाहर खुद नदी में गिरे, तैरने लगे। पुलिस की टीम पहुँची, गोताखोरों को बुलाया गया, नाव बुलाए गए, क्रेन बुलाई गई। इसके बाद थोड़ी सी मशक्क़त के बाद 6 के 6 चोर पकड़े गए। अब ट्रक की बारी थी, ट्रक खोला गया, ट्रक खाली, ट्रक में कोई पैसा नहीं। अब पुलिस हैरान, पैसे कहाँ गए। अच्छा, इन सारी चीज़ों में जो ट्रक जब पलटा, अभी तक पुलिस को यही है कि इस ट्रक में पैसे हैं जो कैसीनो से लूटे गए हैं। ये ट्रक नदी में है, 6 चोर पकड़ लिए गए हैं, बस इस ट्रक को बाहर लाना है, खोलना है और सारे पैसे हमारे पास हैं। ये 31 दिसंबर की रात को हुआ। ये लोग सुबह निकले थे और अब शाम हो गई थी 1 जनवरी की। मतलब करीब 12-14 घंटे बीत चुके थे इन्हीं ट्रक को निकालने और क्रेन से। मेहनत लगता है। शाम होने के बाद जब ट्रक बाहर आया, ट्रक को खोला गया, तो पुलिस की आंखें फटी रह गई, क्योंकि ट्रक के अंदर कुछ था ही नहीं। अब पुलिस ने पूछना शुरू किया, वो मुंह ना खोले, सारे पैसे गए कहाँ। पुलिस को ये पता ही नहीं और वो अपनी बात बताने को तैयार नहीं। इधर ये सारी चीज़ें चल रही है, उधर सतपाल जो है उसकी कहानी दूसरी है। वो शख्स 31 दिसंबर को उसे लग रहा था कि ये लोग कुछ करने वाले हैं। जब रात को ये कैसीनो जाने के लिए तैयार हुए तो वो चुपचाप उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। वो कैसीनो तक गया, कैसीनो के अंदर नहीं गया, वो बाहर इंतज़ार करने लगा कि आज देखता हूँ ये क्या कर रहे हैं। उसे मालूम नहीं था क्या होना है। वो कैसीनो के बाहर देर रात तक खड़ा रहा, क्योंकि वो बाहर निकले नहीं। अचानक देर रात उसने देखा कि एक ट्रक, फिर देखा उसने वो 6 के 6 लोग, 22 बैग ट्रक में है और वो बैठ रहे हैं। उसे लगा ये क्या मामला है। उसके बाद वो ट्रक चला गया और ये परेशान कि हुआ क्या है। खैर, इसके बाद उसको अगले दिन पता चला कि एक ट्रक ये लुट गया, चोर नदी में पकड़े गए। वो फिर लोकेशन पे गया तो वहाँ उसको पता चला कि ट्रक तो खाली था। इधर ये पता चला 22 बैग में पैसे थे, तो कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसे ये भी पता चला कि ये लोग एयरपोर्ट की तरफ गए थे, लेकिन फिर पुलिस को देख के एयरपोर्ट की तरफ से मुड़ गए। जो काम पुलिस का था वो सतपाल कर रहा है। वो पहुँच गया एयरपोर्ट की तरफ, कार्गो पता करने के लिए, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिली। वो पता करना अपने लेवल पे, कोई प्लेन उड़ गई, क्या हुआ, कोई जान। अब वो वापस आया। अब उसका दिमाग चल रहा है कि पैसे हैं नहीं ट्रक में, ये लोग पुलिस के कब्जे में हैं, 22 बैग गायब है। वो गया तो कहाँ गया, उसे और कुछ सूझ नहीं रहा है। उसने कहा कि कुछ नहीं होगा तो कुछ ज़रूर। अब उसने कहा कि मैं इसी बंगले के बराबर में उसका प्लॉट था, तो दिन रात उसी बंगले के बाहर ही रहता, काम तो कुछ करता ही नहीं था। उसे पता नहीं किसका इंतज़ार था। 3 दिन बीते। 3 दिन के बाद अचानक एक डाकिया आया। डाकिया जब आया तो उसने घंटी बजाई बंगले की। ये देख रहा है
वापस आया, डाकिया मुड़ के जाने लगा तो उसने पूछा क्या हुआ। उसने कहा मैं 1-2 बार और आया था, घंटी बजाई, घर में कोई है नहीं, इनके लिए डाक है, एक लिफाफा था। तो उसने कहा हाँ मैं यहीं रहता हूँ, बाकी सब बाहर गए, दे दीजिए मुझे। उसने रिसीव किया, वो लिफाफा ले लिया। अब वो इस इन्वेलप को खोलता है। जब उस इन्वेलप को खोलता है तो देखता है कि अंदर एक कार्गो की पर्ची है, और पर्ची में ये था कि आपने जो कुरियर बुक कराया है वो कुरियर का सामान, मतलब जहाँ जो एड्रेस है वो वहाँ पहुँच जाएगा, बाकी आप आकर अपनी बाकी चीज़ें जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी कर लीजिए। ये पढ़ता है और सीधा जो एड्रेस था जहाँ जाना था, कार्गो पहुँचता है। कार्गो में उस कुरियर कंपनी के काउंटर पर जाता है, पर्ची दिखाता है। पर्ची दिखाता है तो फिर उसको एक दूसरी पर्ची दी जाती है कि ये रहा आपका सामान, कि जहाँ पे आपने जो भेजा था एड्रेस, ये यहाँ से उड़ चुका है, और वहाँ आप कल उन्होंने टाइम दिया उसका कि 24 घंटे के बाद वहाँ के आप कार्गो से अपना सामान रिसीव कर लीजिएगा, और ये पर्ची दिखाएंगे आपको, वहाँ मिल जाएगा। और वहाँ का एक एड्रेस भी था। अब वहाँ कहाँ? जब ये गया तो उसने देखा कि कार्गो कंपनी ने दिया, उसमें ये था कि ये 22 बैग हैं, और इन बैग को कार्गो से भेजा गया। कहाँ? जमैका, वेस्ट इंडीज़ का एक इलाका है। जमैका का एक पता था, और उसी पते पर उसको बैग को भेजा गया था। अब जब इसने ये देखा, इसने पता नहीं इधर उधर से कहाँ जुगाड़ किया, उसके बाद फ़्लाइट पकड़ी, जमैका पहुँच गया। जमैका जाने के बाद अब इसके पास वो पता है और कार्गो की कंपनी है। तो पहले तो उसने कहा कि उस पते पे पहुँचते हैं, क्या पता बैग पहुँच गया हो तो सारा काम गड़बड़ा जाएगा। वो उस पते पे पहुँचा, तो जिस पते पर पहुँचा वो पता जो था वो एक घर का था, और उस घर में सिर्फ एक अकेला बुज़ुर्ग रहता था। उसे जाकर पूछा कि कुछ कार्गो और ये कुछ आया था हमारे यहाँ। बुज़ुर्ग ने कहा नहीं। बुज़ुर्ग बेहद बूढ़ा और अकेला। उसने कहा चलो शुक्र है कि कोई आया नहीं। अब वो उसी घर के पास रहने लगा। इसके बाद एक रोज़ अचानक एक डाकिया आया वहाँ भी कि आपकी ये पर्ची है, ये कार्गो है, सामान आया हुआ, ले लीजिए। ये पर्ची इसने खुद रिसीव की, उसको लेकर एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट जाकर वो पर्ची दी, इसे 22 बैग दिए गए। वो बैग लिया। उसके बाद से सतपाल कहाँ कोई नहीं जानता। इधर 6 के 6 नेपाल पुलिस के कब्जे में। पुलिस ने उनसे तमाम पूछताछ कर ली, उन्होंने कुछ कहा नहीं, जेल भी भेजा। फिर ये कहा तुम सच बताओगे तो सज़ा कम हो जाएगी। आखिर में 6 के 6 टूट गए और उन्होंने बताया कि हमने ऐसे ऐसे किया था, और हमने ऐसे उसको जमैका कोरियर किया था। पूछा क्यों किया था, तो उन्होंने कहा कि हमने सारी प्लान कर रखी थी। अगर हम चोरी के बाद पकड़े भी जाते तो हमें मालूम था कि हम में से 1-2 तो बच जाएगा, और पैसे निकालने थे यहाँ से, तो 1-2 भी कोई बच जाता, वो सीधे जमैका जाता, वहाँ पैसे रिसीव करता। मैं यहाँ अपने चोरी की जो बाकी थे सज़ा काटते, वापस हम भी जमैका जाते और फिर ऐश करते। लेकिन इत्तेफाक की बात ये कि 6 के 6 पकड़े गए। और उन लोगों ने पूछा कि हमारे एक पड़ोस में सतपाल नाम का शख्स रहता था। पुलिस से कहा क्या वो अभी भी है उस खाली प्लॉट में। पुलिस की टीम भागी तो पता चला कि सतपाल इस चोरी के तीसरे दिन से गायब है। 6 के 6 हंसे, मतलब उनके मन में यही बात थी, चोरी हमने की, ऐश कोई और कर रहा है। आज भी ये रहस्य है कि वो सतपाल है कहाँ, पैसे कहाँ हैं। नेपाल पुलिस को वो पैसे कभी नहीं मिले। तो ये थी एक अजीब कहानी की, जिसमें चोरी 6 चोरों ने की और मज़े उठाए 7वें ने, जब इस चोरी में शामिल ही नहीं था।